welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So, क्या करने वाले हैं आज हम? बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं और आज हमें ये देखना है हमारी वन शॉट क्लास के अंदर कि बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कुछ हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर कुछ आपको बताया था कि कैसे हम डायबिटीज़ के पेशेंट्स को इंसुलिन देकर ठीक कर सकते हैं, कैसे हम एडिबल वैक्सीन्स बना सकते हैं, किस तरह से हम प्लांट्स को एज अ स्ट्रीट लैंप्स यूज़ कर सकते हैं। मतलब कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं कि हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की नॉलेज को, राइट। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि कोई नई बात नहीं है हमारे लिए बायोटेक्नोलॉजी। जैसे बहुत पुराने टाइम से ही हमें फर्मेंटेशन के प्रोसेस के बारे में पता है, हमें कर्ड कैसे बनाना है वो पता है, बहुत सारे हमें हाइब्रिडाइजेशन के मेथड्स के थ्रू मतलब जो ह्यूमन बींग्स है बहुत पुराने टाइम से ही इन सब चीज़ों को यूज़ करते आ रहे हैं फूड प्रोडक्शन के लिए, थेराप्यूटिक्स के लिए। तो इसी तरह से आज हम यही सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की नॉलेज को हम हमारी प्रेजेंट डेली लाइफ के अंदर किस तरह से यूज़ करके, मतलब एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, ये रिसर्च का फील्ड है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ हम एप्लीकेशन देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक है। चलो देखो, तो हमारा चैप्टर क्या है बेटा, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। प्रोसेसेस को समझने के बाद नो डाउट हमारे सबके माइंड में क्वेश्चन आता है कि अब हम इस नॉलेज को क्यों सीख रहे हैं, क्यों हमने इस नॉलेज को देखा, कि क्या प्रिंसिपल प्रोसेस को देखा और हम इसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा बहुत वास्ट एरिया है बायोटेक्नोलॉजी का। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं, बायोफार्मास्यूटिकल्स, मतलब नई नई हम मेडिसिन बना सकते हैं, डिजीज थेराप्यूटिक्स के मतलब अंदर हम इनको यूज़ कर सकते हैं, वो देखेंगे। थेराप्यूटिक्स को देखेंगे, फार्मा इंडस्ट्री में इनका यूज़ देखेंगे। डिजीज़ के डायग्नोज कैसे हो सकते हैं, इजीली अर्ली डायग्नोस कैसे कर सकते हैं हम डिजीज़ को, वो देखेंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती हैं, देन व्हाट इज प्रोसेस्ड फूड, बायो रेमिडिएशन, पॉल्यूशन को हम कैसे कम कर सकते हैं, वेस्ट ट्रीटमेंट में कैसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ है, या एनर्जी प्रोडक्शन में क्या यूज़ है, ठीक है। ये कुछ एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है जहां हम क्या कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं। 3 जो क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं बायोटेक्नोलॉजीज के, वो क्या क्या है, दैट इज that provide the best catalyst in the form of an improved organism, usually a microbe or a pure enzyme। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम क्या करेंगे बेटा, या तो उसके एंजाइम्स को, उसके अंदर से प्रोडक्ट्स जो हम उनको एक्सट्रैक्ट करके ह्यूमन बींग्स के लिए, वेलफेयर के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रिसर्च एरियाज क्या है, वी नीड टू प्रोवाइड द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एन, कोई भी इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म हो सकता है, दैट कैन बी यूजुअली माइक्रोब होता है या उसका कोई एंजाइमेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं। हमें ऑप्टिमल कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी उन कैटलिस्ट को एक्ट करने के लिए, ठीक है। कैटलिस्ट क्या है, दिस इज एन एंजाइम एंड एज यू नो एंजाइम्स जो है वो ऑप्टिमम कंडीशंस पे वर्क करते हैं। तो ये भी हमारा इस बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक फील्ड है। देन हमें वो जो प्रोडक्ट है उनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है, उनका मतलब डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस क्या है, उनको प्यूरिफाई कैसे करना है ताकि प्यूरिफाई प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी हमें चाहिए वो हम ले सके, ठीक है। ये कुछ बहुत मतलब 3 क्रिटिकल एरियाज ऑफ रिसर्च हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हमने कैसे बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ किया है। सबसे पहले देखो बेटा, एग्रीकल्चर कोई आज की नई बात तो है नहीं, बहुत पुराने टाइम से, बहुत सदियों पहले से ही हम ह्यूमन बींग्स एग्रीकल्चर करते आ रहे हैं। और एग्रीकल्चर में अपनी जो प्रोडक्शन है हमारी क्रॉप्स की, उनको प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या यूज़ करते थे, केमिकल्स को यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। तो दैट मीन्स वी वर डूइंग द एग्रीकल्चर दैट वाज बेस्ड ऑन केमिकल्स, ठीक है। केमिकल्स मतलब पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स को हम यूज़ कर रहे थे। अब इसकी वजह से क्या हो रहा था, दैट इज हार्मफुल।
अब ये जो पेस्टिसाइड्स थे, ये केमिकल्स थे, कहीं ना कहीं हमें हार्म पहुंचा रहे थे, राइट। तो उसके बाद हम शिफ्ट हुए बेटा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में हम कोई भी पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स को यूज ना करके बेनिफिट के लिए हमने क्या शुरू किया, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग। दैट इज वेरी पॉपुलर, है ना। आजकल आप हर चीज पे देख सकते हैं, हर जगह पे लिखा होता है दिस इज एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। मतलब इसको बनाने में किसी भी तरह के हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स या किसी भी केमिकल्स का यूज नहीं किया गया। बट एक प्रॉब्लम है बेटा, पॉपुलेशन तो है लार्ज, प्रोडक्शन है लेस, है ना, लेस प्रोडक्शन है, और पॉपुलेशन कितनी है, लार्ज है। तो जिसकी वजह से हम शायद ऑर्गेनिक फार्मिंग से उतना प्रोडक्शन ना कर पाए, ठीक है। तो ये कुछ दिक्कतों के चलते हमने क्या किया, हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन का जो टाइम था, जब हमने हमारी जो प्रोडक्शन थी हाई यील्ड वैरायटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, नो डाउट उसमें भी हमें पूरी तरह से हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए। बहुत सारे केमिकल्स को यूज़ किया गया, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशंस को यूज़ किया गया। अब जब हमने देखा कि ना तो एग्रोकेमिकल्स हमारे लिए कोई अच्छी चीज़ है, ना ही हमारे लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम इतना प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तब आजकल की हमारे सामने एक नई फील्ड है, दैट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लेकर आएंगे हम, जिनके अंदर हमें किसी भी तरह के केमिकल्स को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसी तरह से हमने क्या किया बेटा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी जीन्स को अगर हम मॉडिफाई कर दें, दे बिकम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। क्या क्या हो सकते हैं वो, प्लांट्स भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंजाई और एनिमल्स भी हो सकते हैं, जिनकी जीन्स को ऑल्टर्ड किया गया, मतलब चेंज किया गया बाय मैनिपुलेशन, बाय द एडिशन ऑफ सम न्यू जीन्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ सम जीन्स, राइट। तो ये आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको हम बोल सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, राइट। चलो, अब ये जो जेनेटिक मॉडिफिकेशंस है, इसके बेटा यूजेस क्या क्या होंगे, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ये क्या करते हैं बेटा, क्रॉप्स को सबसे पहली बात, हमारा जो पर्पस क्या है, हम ये चाहते हैं कि जो क्रॉप्स हम डेवलप कर रहे हैं through these genetic modifications, they should be able to tolerate the stressors. Stresses क्या होंगे, मतलब tolerant to abiotic stresses like cold, drought, salt की concentration, heat, मतलब कैसी भी atmospheric conditions हो, ये crops जो है हमारे survive कर सके, मतलब इनके अंदर tolerance power अच्छी increase की जा सके। फिर हमने बनाई बेटा पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप्स जिनको पेस्ट नुकसान ही ना कर पाए। कहाँ हमें पेस्ट को किल करने के लिए हमें यूज़ करने पड़ते हैं पेस्टिसाइड्स, बट जेनेटिकल मॉडिफिकेशन से हमने ऐसी ऐसी क्रॉप्स को डेवलप किया है जिनके लिए अब हमें पेस्टिसाइड्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और वो क्या है, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स हैं, जिसकी वजह से केमिकल पेस्टिसाइड्स का जो यूज़ है वो कम हो गया है। देन पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस, फसल की कटाई के बाद बहुत सारे ऐसी हमारी जो क्रॉप्स हैं वो खराब हो जाती है, कीड़ा लग जाता है या व्हाटएवर, तो उन लॉसेस से बचाने के लिए जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज हाईली बेनिफिशियल। इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय द प्लांट्स, प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखना है। अगर कोई क्रॉप्स अगर आप कंटिन्यूटी में लगाते जा रहे हो तो क्या होता है, सॉइल के अंदर से मिनरल सारे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए हमें सॉइल को कुछ टाइम देना पड़ता है, ठीक है। बट जैसे ही हमने जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स की तरफ जाना शुरू किया, जिससे एफिशिएंसी तो बढ़ी एज वेल एज हमें क्या मिल गया, मिनरल की जो एफिशिएंसी यूजेस है वो भी हमने इंक्रीज कर दिया, और हमने सॉइल की फर्टिलिटी को भी मेंटेन रखा, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑर्गेनिक टोमेटो, ठीक है, ऑर्गेनिक के नाम से सब कुछ बिक रहा है आजकल, और जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो, हमने टोमेटो फ्लेवर सेवर टोमेटो बना लिए, जिससे हमने क्या किया बेटा, शेल्फ लाइफ भी इंक्रीज कर दी है, ताकि वो जो टोमेटोज है उनकी मार्केट वैल्यू बनी रहे। देन आइए एडवांटेजेस और क्या क्या है।
हमने क्या किया बेटा, न्यूट्रिशनल वैल्यू, बहुत सारे फूड्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। फॉर एग्जांपल विटामिन ए एंड रिच्ड राइस, गोल्डन राइस जिसको हम बोलते हैं, सुनहरे कलर के चावल, ठीक है, सोने जैसे चावल, सोना नहीं है, सोने जैसे चावल। कैसे होते हैं ये सोने जैसे चावल? दीज आर येलो इन कलर, दीज आर समवट कुछ येलो येलो से कलर के हमने क्या बना लिए हैं, राइस। क्या किया बेटा हमने इसके अंदर? हमने इनके अंदर विटामिन ए से एनरिच्ड कर दिया हमने इनको। दिस राइस आर रिच्ड इन विटामिन ए, तो जिसकी वजह से विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं रहेगी और नाइट ब्लाइंडनेस जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। सिर्फ चावल खिलाने से अगर किसी की नाइट ब्लाइंडनेस ठीक होती है तो क्यों जाएगा कोई मेडिसिन की तरफ, है ना। विटामिन ए की डेफिशिएंसी दैट कैन बी ट्रीटेड विद गोल्डन राइस। क्या किया बेटा हमने? विटामिन ए, बीटा कैरोटीन जो इसका प्रिकर्सर है, विटामिन ए का प्रिकर्सर है बीटा कैरोटीन। तो हमने क्या किया, हमने देखो यहाँ करते हैं, हमने क्या किया, डैफोडिल से हमने जीन एक्सट्रैक्ट कर ली बीटा कैरोटीन बनाने वाली, ठीक है। इसको बीटा कैरोटीन जीन को इंसर्ट करके हमने इस जीन को इंसर्ट कर दिया किसके अंदर, इंसर्ट इनटू राइस, ठीक है। अब राइस के अंदर ये इसका प्रिकर्सर है, ठीक है, बीटा कैरोटीन बनेगा राइस के अंदर। तो बीटा कैरोटीन बनेगा तो बीटा कैरोटीन बनने की वजह से हमारे पास क्या मिल जाएगा, इन चावल को खाने से विटामिन ए मिल जाएगा, ठीक है। बीटा कैरोटीन क्या है, प्रिकर्सर टू फॉर्म द विटामिन ए। तो दैट कैन बी यूजफुल टू ट्रीट विटामिन ए डेफिशिएंसी जो आइज की डिजीजेस को कॉज करती है। उसमें मोस्ट कॉमन डिजीज है आपकी नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो हमने इस तरह से क्या किया बेटा, गोल्डन राइस बना लिए, सुनहरे से कलर के चावल होंगे। देन देखो, जेनेटिकल मॉडिफिकेशन इज यूज्ड टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स टू सप्लाई ऑल्टरनेट रिसोर्सेज, जैसे कि स्टार्च, फ्यूल्स, फार्मास्यूटिकल एक्सेट्रा टू द इंडस्ट्री। तो जेनेटिकल मॉडिफिकेशन से हमने और क्या क्या किया बेटा, हमने ऐसे प्लांट्स बना लिए, ऐसे कस्टमाइज्ड प्लांट्स बना लिए हमारी ज़रूरत के हिसाब से, जो हमें ऑल्टरनेटिव सोर्सेज दे सकते हैं। किसके लिए? चाहे तो स्टार्च के लिए, फ्यूल्स के तरह यूज़ कर ले, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हमें मिल सकती हैं। ये हुई बेटा बायोटेक्नोलॉजी की कुछ एप्लीकेशन। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमने पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स बना ली। एग्रीकल्चर का जो सबसे बड़ा हमारे लिए पेस्टिसाइड्स को यूज़ करना वाज एक तरह से बहुत बड़ा हमारे लिए हार्मफुल चीज़ थी। तो अब हमने क्या किया, हमने इस पेस्टिसाइड्स को ही हमारी क्रॉप्स में से हटा दिया, ठीक है। क्या किया हमने ये किया बेटा, हमने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बना लिए, ठीक है। दे एक्ट्स एज बायोपेस्टिसाइड्स, मतलब अगर कोई पेस्ट आएगा प्लांट को खाएगा तो वो पेस्ट वैसे ही मर जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब इंसेक्टिसाइड्स की ज़रूरत हमें नहीं है, रिड्यूस हो गई है। फॉर एग्जांपल हमने बीटी कॉटन डेवलप कर ली, हमने बीटी कॉर्न डेवलप कर लिया, हमने राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन्स एटसेट्रा बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स बना ली हैं, ठीक है। इनमें से आप देख सकते हो बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी दैट मेज, बीटी पोटैटो एटसेट्रा, ठीक है। तो व्हाट इज दिस बीटी? तो हम डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले चलते हैं बीटी कॉटन को डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले ये समझो बेटा, बेसिकली जो कॉटन की हमारी जो क्रॉप्स होती थी, जो कॉटन के बॉल्स हैं या कॉटन की जो वूल है, उनको पेस्ट इन्फेक्ट कर देता था, ठीक है। कौन सा पेस्ट इन्फेक्ट करता था? देखो let us see first of all, come here। अब क्या होता है, हमने क्या कर लिया बेटा, ये देखो जैसे ही बीटी ये हमने बना ली एक तरह से बीटी कॉटन में क्या होगा, वी आर टेकिंग अ बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis। हमने क्या लिया बेटा, सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis। इनके पास ना क्या होती हैं बेटा, प्रोटीन्स होती हैं जो इंसेक्ट्स को किल कर देती हैं, प्रोटीन्स जो इंसेक्ट्स को किल कर देती हैं, ठीक है। ओके, लाइक
कोलियोटेरन्स, ये नाम जरूर याद रखेंगे। कौन से इंसेक्ट को किल करती हैं? कोलियोटेरन्स, दैट इज बीटल्स। लेपिडोटेरन्स, दैट इज टोबैको बर्ड वॉर्म्स, देन आर्मी वॉर्म्स, और डाइटेरन्स जैसे फ्लाइज और मॉस्किटो। तो आपसे पूछा जाए बैसिलस thuringiensis की जो कुछ स्ट्रेन्स जो प्रोटीन्स बनाती हैं किल करने के लिए इंसेक्ट को, वो इंसेक्ट कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? आप बोलेंगे कोलियोटेरन्स, डाइटेरन्स एंड लेपिडोटेरन्स। ठीक है, इनके ऊपर इस बीटी बैसिलस thuringiensis की प्रोटीन का इफेक्ट होता है। बीटी बैसिलस, जब भी मैं बीटी बोलूंगी आप समझ जाएंगे आई एम टॉकिंग अबाउट बैसिलस thuringiensis, ये नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म्स ए टॉक्सिक इंसेक्टिसिडल प्रोटीन, जिसका नाम क्या है बेटा? बीटी टॉक्सिन। ये बेसिकली क्या है? इट्स अ क्रिस्टल प्रोटीन, इट्स अ क्रिस्टल प्रोटीन, और एक पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्रोथ के टाइम पे बनती है। इट डज नॉट किल द बैसिलस, क्योंकि बैसिलस के अंदर, क्वेश्चन पूछ ले भाई, अगर बैक्टीरियम बैसिलस की बॉडी के अंदर अगर कोई टॉक्सिन है तो वो टॉक्सिन उसको इफेक्ट क्यों नहीं करता? तो आप क्या बोलेंगे? आप ये बोलेंगे बिकॉज ये एक तरह से इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रहता है। कौन? टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन इज इन द इनएक्टिव फॉर्म इन बैसिलस इटसेल्फ, तो उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन है, तो फिर ये इंसेक्ट्स को कैसे नुकसान पहुंचाएगा वो देखते हैं। जब भी कोई इंसेक्ट इंजेस्ट करता है इस इनएक्टिव टॉक्सिन को, तो क्या होगा बेटा? ये जो इनएक्टिव टॉक्सिन है दैट विल कन्वर्ट इनटू एक्टिव टॉक्सिन। हाउ? बिकॉज इसको क्या चाहिए बेटा? एल्कलाइन पीएच चाहिए। एल्कलाइन पीएच मिलेगी मिड गट ऑफ द इंसेक्ट के अंदर। इट इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट, जो सोल्यूबलाइज कर देती है क्रिस्टल्स को। ठीक है, मतलब हमने क्या पढ़ा? देखो ये बीटी टॉक्सिन के क्रिस्टल्स है, ये क्या है? बीटी टॉक्सिन के क्रिस्टल्स है, दिस वन पार्ट, राइट। अब ये टॉक्सिन जाके बाइंड कर जाते हैं सरफेस ऑफ द मिड गट, याद रखेंगे एपिथेलियल सेल्स ऑफ द मिड गट। अब वहां उनको क्या मिली बेटा? एल्कलाइन पीएच मिली, और इन्होंने क्या किए? इंसेक्ट की मिड गट के अंदर कुछ पोर्स कर दिए, जिसकी वजह से जो भी फ्लूइड है बाहर वो अंदर चला जाता है, और सेल क्या कर जाता है बेटा? स्वेल कर जाता है, एंड लाइसिस एंड कॉजेज द डेथ ऑफ द इंसेक्ट। ठीक है, अब हमने क्या किया? हमने ये किया बेटा, हमने बीटी टॉक्सिन जीन्स को आइसोलेट कर लिया। कहाँ से? देखो टॉक्सिन है मतलब कोई प्रोटीन है, प्रोटीन को बनाने के लिए कोई ना कोई जीन है, तो हमने बीटी टॉक्सिन जीन्स को आइसोलेट कर लिया फ्रॉम बैसिलस thuringiensis, और इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया किसके अंदर? क्रॉप प्लांट्स जैसे कि कॉटन के अंदर हमने इस बीटी टॉक्सिन को बनाने वाली जो जीन थी उसको आइसोलेट किया बैसिलस की बॉडी से, और उसको प्लांट के अंदर, क्रॉप के अंदर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ओके। अब क्या होगा? प्लांट के अंदर जाकर, क्रॉप के अंदर जाके ये जो जीन है वो एक्सप्रेस करेगी तो क्या बनाएगी बेटा? प्रोटीन बनाएगी। क्या बनाएगी? प्रोटीन बनाएगी। तो मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स होती हैं दे आर वेरी स्पेसिफिक। कुछ लेपिडोटेरन, कोलियोटेरन, डाइटेरन ऐसी इंसेक्ट्स को अटैक करती हैं। जो टॉक्सिन है कोडेड बाय अ जीन, ये याद रखोगे, CRY1AC, जिसको नाम हमने दिया क्राई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स एनकोडेड बाय जीन्स CRY1AC, हमने क्या बोला? दे आर वेरी स्पेसिफिक। And CRY2AB control the cotton bollworms, and that CRY1AB controls corn borers. कॉटन बोलवर्म्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? CRY1AC एंड CRY2AB, ये किसको कंट्रोल कर रहे हैं बेटा? दीज आर कंट्रोलिंग द कॉटन बोलवर्म्स। और जो हमारी CRY1AB है, CRY1AB, ये किसको कंट्रोल कर रही है? इट इज कंट्रोलिंग द कॉर्न बोरर्स। ठीक है, इट इज कंट्रोलिंग कॉर्न बोरर। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग।
तो दे आर वेरी स्पेसिफिक प्रोटीन, क्रिस्टलाइज्ड प्रोटीन है। कहाँ बनती है? इंसेक्ट को बीटी टॉक्सिन कहाँ बनता है? बैसिलस थ्रोएंजेसिस की बॉडी के अंदर। जैसे ही ये जो बीटी टॉक्सिन है इंसेक्ट के अंदर जाता है, जब इंसेक्ट इंजेस्ट करता है, ठीक है, तो इंसेक्ट के अंदर जाकर मिड गट के ऑफ एपिथेलियल सेल्स के अंदर अल्कलाइन पीएच मिलने की वजह से ये जो टॉक्सिन है एक्टिव हो जाता है, जो इनएक्टिव रहता है किसके अंदर? बैसिलस थ्रोएंजेसिस के अंदर। हमने क्या किया बेटा? इस जीन्स को आइसोलेट किया और जीन्स को आइसोलेट करके हमने प्लांट के अंदर डाल दिया। अब जैसे ही इंसेक्ट आएगा, इस प्लांट को खाएगा, कॉटन के प्लांट को खराब करने की कोशिश करेगा, वैसे ही वो बीटी टॉक्सिन जो प्लांट के अंदर है अब, ठीक है, तो वो बीटी टॉक्सिन कहाँ जाएंगे? इंसेक्ट की मिड गट के अंदर, और इंसेक्ट की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, क्योंकि अल्कलाइन पीएच की वजह से बीटी टॉक्सिन्स जो थे उन्होंने सेल की स्वेलिंग की और किल पोर्स हो गए मिड गट के अंदर, और सेल स्वेल करके लाइसिस हो गई, मतलब खत्म हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स डेवलप कर ली। अब जो क्रॉप्स हैं दे आर बीटी रेजिस्टेंट क्रॉप्स, जैसे कि बीटी कॉटन, बीटी पोटैटो, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉर्न, लाइक दिस। ठीक है, चलो दूसरी एप्लीकेशन जो बायोटेक्नोलॉजी की है दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी क्या कहती है ये टेक्नोलॉजी? देखो, नेमाटोड रेजिस्टेंस इन टोबैको प्लांट्स हमने कैसे डेवलप किया? देखो, एक नेमाटोड है मिलोडीगाइनी इनकॉग्निटा। देखो हमने क्या किया, नेमाटोड मिलोडीगाइनी इनकॉग्निटा इन्फेक्ट करता है बेटा रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है? रिडक्शन इन द यील्ड। जो टोबैको प्लांट की जो यील्ड है वो रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू द इन्फेक्शन बाय अ नेमाटोड। नेमाटोड का नाम नहीं भूलेंगे, मिलोडीगाइनी इनकॉग्निटा। It can be prevented by RNA interference technology या strategy. What this RNA interference strategy is? देखो इस चीज को समझते हैं। देखो, it is a method of cellular defense in all the eukaryotes और prevent करता है translation of specific RNA। specific RNA को translate होने से रोकता है, that means silence कर देता है उस specific RNA को ड्यू टू अ कॉम्प्लीमेंट्री dsRNA मॉलिक्यूल। देखो ये कैसे होता है, लेट अस चेक हियर। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज वन प्लांट ऑफ टोबैको, ठीक है, ये इसके क्या है? रूट्स है। इन रूट्स के ऊपर क्या करता है? इट कॉजेज कौन? मिलोडीगाइनी इनकॉग्निटा। मिलोडीगाइनी इनकॉग्निटा क्या कॉज करता है? मिलोडीगाइनी इनकॉग्निटा क्या कॉज करता है बेटा? इन्फेक्शन करता है एंड कॉज करता है रूट नॉट डिजीज। किसके अंदर? इस टोबैको प्लांट के अंदर। टोबैको प्लांट के अंदर रूट नॉट डिजीज कॉज कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से टोबैको प्लांट का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, राइट। अब देखो हमने क्या किया, कैसे कैसे इन्फेक्शन करता है? जैसे ही ये टोबैको प्लांट के अंदर जाएगा, ठीक है, क्या करेगा? ये टोबैको प्लांट के अंदर जाके इसका जो जीनोम है, नेचुरल सी बात है, वो एक्सप्रेस करेगा और क्या बना देगा? कुछ ऐसी mRNA बनाएगा, ठीक है, mRNA बनाएगा और प्रोटीन बनाएगा, जो प्रोटीन इसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। किसकी? मिलोडीगाइनी इनकॉग्निटा की ग्रोथ के लिए जरूरी है और प्लांट को इन्फेक्ट कर देता है। अब हमने क्या किया? हमें पता है जब भी मिलोडीगाइनी आएगा इसके जीनोम से mRNA बनेगा और mRNA ट्रांसलेट करके क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। अब अगर हम एक काम करें, हम ये मान लो ये हमने टोबैको का प्लांट लिया, ठीक है, हमने ये टोबैको का प्लांट ले लिया। हमने क्या किया? ये जो जीन है ना, ये जो इसकी जीन है, इसको हमने टोबैको प्लांट के अंदर इंसर्ट कर दिया। हमने क्या किया? इस जीन को उठा के टोबैको प्लांट के अंदर इंसर्ट कर दिया। क्या आ गई? इसकी जीन आ गई। अब क्या होगा? टोबैको प्लांट के अंदर ये जीन क्या करेगी बेटा? एक्सप्रेस करेगी तो यूकेरियोट्स के अंदर ये बनाएगी डबल स्ट्रैंडेड RNA। क्या बना देगी? डबल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है, तो ये बन गया इनके पास डबल स्ट्रैंडेड RNA। तो एक तरह से क्या हुआ? टोबैको प्लांट के अंदर
टोबैको प्लांट के अंदर हमने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कौन सा, मिलोडीगाइनी की उस इन्फेक्शियस जीन का ट्रांसलेट करके हमने बनवा लिया डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, पहले ही बनवा लिया। हमें पता है कि मिलोडीगाइनी आएगा और हमारे प्लांट को खराब करेगा, ठीक है। अब प्लांट के अंदर हमने उस जीन को डाला और प्लांट के अंदर हमने पूरी तैयारी कर दी किसकी, अगर मिलोडीगाइनी आए तो वो हमें नुकसान ना पहुंचा सके। देखो अब कैसे होगा। अब क्या हुआ, ये मिलोडीगाइनी आया, इसने इस वाले प्लांट को इन्फेक्ट किया, ठीक है। और इसने आके, मिलोडीगाइनी ने आके, इसकी भी जीन थी, इसके अंदर भी जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, मतलब आरएनए बनाया। क्या किया, आरएनए बनाया, एमआरएनए बनवाया। इसने कैसे आरएनए बनाया, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब ये जो आरएनए है, अब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हमारे इस आरएनए के साथ मिलकर इस आरएनए की जो ट्रांसलेशन है उसको रोक देगा, उसको ट्रांसलेशन को होने ही नहीं देगा। ट्रांसलेशन नहीं होगा तो नो प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन नहीं बनने देगा, कोई भी प्रोटीन नहीं बनेगी बेटा। प्रोटीन नहीं बनेगी तो मिलोडीगाइनी जिंदा कैसे रहेगा, ठीक है। तो अब क्या किया हमने मिलोडीगाइनी को, आया तो सही, इन्फेक्ट भी किया टोबैको प्लांट को, बट हमने इसको प्रोटीन बनाने का कोई भी मौका नहीं दिया, जिसकी वजह से ये ग्रो कर ही नहीं पाया और रूट नॉट डिजीज नहीं कर पाया किसके अंदर, टोबैको प्लांट के अंदर, राइट। तो देखो दिखने में ही हमें लग रहा है कि ठीक है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इसके साथ मिलकर ट्रिपल आरएनए बन जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली क्या करता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से कुछ ऐसा मान लो कॉम्प्लेक्सेस निकलते हैं जो इस आरएनए के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स कर देते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंट्स करने की वजह से फिर वो आगे मतलब उसकी ट्रांसलेशन को रोक देते हैं। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, क्योंकि एक ही जीन से बने हैं। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसके साथ जाके जब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बाइंड करेगा, ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी बेटा, साइलेंसिंग। ये अब काम नहीं करेगा, इसकी क्या हो गई, साइलेंसिंग। साइलेंसिंग का मतलब ये है हमने इसकी एक्सप्रेशन को, इसकी ट्रांसलेशन को रोक दिया, जिसकी वजह से हमने प्रोटीन बनने नहीं दी, ठीक है। ये वाला प्रोसेस है, हालांकि हमने डिटेल में भी किया हुआ है। यस अब देखो, द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, कौन सा आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड जो आरएनए है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द मिलोडीगाइनी का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इज फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय आरएनए वायरस। अच्छा अब एक बार बताओ, आपने ये जो जीन है मिलोडीगाइनी से यहाँ तक ट्रांसफर करने के लिए आपने कोई ना कोई वेक्टर तो यूज किया होगा, ठीक है। तो वेक्टर कौन सा यूज कर सकते हो, या तो आरएनए वायरस को यूज कर लो, या आरएनए रेप्लिकेटेड दैट इज ट्रांसपोसोन्स को आप यूज कर सकते हो, या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ट्रांसपोसोन्स जो रेप्लिकेट करते हैं वाया एन आरएनए इंटरमीडिएट, ठीक है। आपने क्या किया, आपने जो सोर्स है इस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का कहाँ से लिया बेटा, इन्फेक्शन करवाया या तो आरएनए वायरस से, या आपने यूज की मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जिनको बोलते हैं ट्रांसपोसोन्स। क्या होते हैं वो, जो रेप्लिकेट करते हैं वाया आरएनए इंटरमीडिएट, इनको आप यूज कर सकते हो, ओके। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर को यूज करके यहां से यहां तक, जो हमारी यहां से यहां तक कौन लेके जाएगा बेटा, एग्रोबैक्टीरियम। हमने पढ़ा हुआ है प्लांट के अंदर वेक्टर कौन सा यूज कर सकते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन की हेल्प से हमने जो इसकी जीन थी, इस जीन को इंसर्ट करवा दिया किसके अंदर, टोबैको प्लांट के अंदर, राइट। तो इस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का सोर्स कौन था, दैट कैन बी इन्फेक्शन बाय आरएनए वायरस करवा दो, या कोई भी मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जिनको बोलते हैं ट्रांसपोसोन्स। क्या होते हैं वो, जो रेप्लिकेट करते हैं वाया आरएनए इंटरमीडिएट। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर को आपने यूज किया, नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट। कैसे गई होंगी जीन्स, थ्रू दिस वेक्टर। इट प्रोड्यूसेस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस स्ट्रैंड, मतलब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोड्यूस किया इन द होस्ट, और ये आरएनए जो है वो आपस में क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, सो दे फॉर्म अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। इट इनिशिएट्स
It initiates RNA interference and silence the specific mRNA of the nematode. तो हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, डबल स्ट्रैंडेड RNA में क्या क्या है हमारे पास, एक तो सेंस स्ट्रैंड है और दूसरा एंटी सेंस स्ट्रैंड है, ठीक है। तो डबल स्ट्रैंडेड RNA साइलेंस कर देगा, किसके कॉम्प्लीमेंट्री है वो, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ऑफ मिलाओडिगाइनी इनकॉग्निटा। 10 द पैरासाइट अब सर्वाइव नहीं कर सकता इनटू अ ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेरिंग RNA, ठीक है। तो RNA का हमने क्या किया, काम के अंदर इंटरफेरेंस कर दिया, दैट इज नोन एज साइलेंसिंग और RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। ओके, अब इसके बाद देखो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस इन मेडिसिन के अंदर हम कैसे बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। सी, recombinant DNA technology helps for the mass production of safe and more effective therapeutic drugs, ठीक है। जैसे कि मान लो हमें जब कोरोना का टाइम था, कोरोना वैक्सीन चाहिए थी और कोरोना वैक्सीन हमें बहुत बड़े मास लेवल पे चाहिए थी, तो उस टाइम पे इतने मास लेवल पे कोरोना वैक्सीन का बनना, दैट वाज द देन ऑफ दिस recombinant DNA टेक्नोलॉजी। द प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्सेज, मतलब अगर हम ये कोरोना वैक्सीन का या कोई भी ऐसा जो हम ड्रग्स बनाते हैं जो नॉन ह्यूमन जो सोर्स हो सकता है, दैट कैन बी, मतलब कोई भी हम एनिमल लेंगे या कहीं और सोर्स होगा, तो वो क्या होगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी इंड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। हाउएवर रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स डू नॉट हैव सच प्रॉब्लम। आप अगर बाहर से कोई ड्रग्स बनाकर बॉडी के अंदर देते हो तो हो सकता है इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट ही ना करे, ठीक है। बट जो हमने रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स बनाए हैं उनका ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। और प्रेजेंटली 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स अभी तक हम बना चुके हैं, जिसमें से 12 आर बीइंग मार्केटेड इन इंडिया। 30 थेराप्यूटिक कौन से, रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स, ठीक है। तो दैट हैव बीन अप्रूव्ड, रिसर्च तो भी और भी चल रही है, उनको अप्रूवल मिल गया है, बट उनमें से जो 12 है वो इंडिया के अंदर सेल के लिए अप्रूव्ड है। ओके, देखो हमने क्या क्या कर लिया, जो मेन चीजें हम उनको डिस्कस करेंगे। एक तो देखा बेटा हमने बनाई है इंसुलिन, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में हम पढ़ेंगे, व्हाट इज दिस, राइट। देन हम पढ़ेंगे बेटा जीन थेरेपी, किस तरह से हम जो डिफेक्टिव जीन को करेक्ट कर सकते हैं बाय जीन थेरेपी। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंदर क्या रोल है, ठीक है। ओके, देखो सबसे पहले बेटा बात करते हैं इंसुलिन की। व्हाट इज इंसुलिन, इंसुलिन कहाँ बनता है। इंसुलिन इज फाउंड बाय बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस इन पैनक्रियाज ऑफ पैनक्रियाज, ठीक है। इंसुलिन is used to manage adult onset diabetes। डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए एक तरह से ये वरदान है। जब बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर देती है या सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन नहीं बनता है, तब क्या होता है, पेशेंट के अंदर ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है दैट इज डिस्टर्ब्ड। तो इंसुलिन फ्रॉम द पैनक्रियास ऑफ, मतलब अब हम कहाँ से लाएं इंसुलिन, ह्यूमंस के अंदर से इंसुलिन हम नहीं अभी ले पा रहे थे, ठीक है। तो अर्लियर हम क्या यूज करते थे, इंसुलिन को बनाया गया फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ एनिमल्स। कौन से एनिमल्स, कैटल्स एंड पिग्स, स्लॉटर्ड कैटल्स एंड पिग्स से, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रही थी बेटा, एलर्जीज कॉज कर सकते हैं, अदर टाइप ऑफ रिएक्शन टू द फॉरेन प्रोटीन। अब बेसिकली क्या है, पैनक्रियाज अपनी बॉडी इंसुलिन बनाए, ठीक है, वो तो बॉडी खुद की है, बट जब हम किसी और एनिमल की पैनक्रियाज से जब हम इंसुलिन ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसर्ट करेंगे तो नो डाउट दैट इज अ फॉरेन प्रोटीन। और जब कोई भी फॉरेन चीज बाहर से अंदर जाएगी तो क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगा। Now it is possible to produce human insulin using बैक्टीरिया भी हमने अब ह्यूमन इंसुलिन बनवा ली है। कैसे, दैट इज ह्यूमुलिन। ह्यूमन इंसुलिन को हमने नाम दिया है ह्यूमुलिन, ठीक है। तो इट इज मेड बाय अ कंपनी दैट इज एली लिली। अभी हम इसका पूरा प्रोसेस समझेंगे। देखो इंसुलिन के पास ना
इंसुलिन के पास बेसिकली 2 शॉर्ट चेन्स होती हैं। इंसुलिन के पास क्या है, 2 शॉर्ट चेन है। देखो एक तो ए पेप्टाइड है और एक है बी पेप्टाइड, ठीक है। और लाइक ऐसे देखो, ए पेप्टाइड, ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड, और ये तीनों को जोड़ने, दोनों को जोड़ने वाली एक बीच में होती है सी पेप्टाइड। दिस इज सी पेप्टाइड, ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड, ठीक है, ओके। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड्स चेन, दैट इज चेन ए एंड चेन बी, दैट आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। जो इंसुलिन का स्ट्रक्चर है, हम बॉडी के अंदर जो बात करें, दैट इज इनएक्टिव इंसुलिन, ठीक है। बेसिकली क्या है बेटा, 2 आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन है, 1 2, और इनके बीच में ये कौन से बॉन्ड्स हैं, दीज आर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के साथ। दिस इज व्हाट, दिस इज इंसुलिन, दिस इज इंसुलिन, राइट। मैमल्स के अंदर क्या है, इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन। प्रो हार्मोन मतलब इनएक्टिव फॉर्म के अंदर सिंथेसाइज होती है। इट नीड्स प्रोसेसिंग टू बिकम अ मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। कैसे, हमने ये देखा ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड कनेक्टेड बाय सी पेप्टाइड, ठीक है। अब जब हम इस सी पेप्टाइड को रिमूव करते हैं, तब इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड जब बनेंगे, तब होगी ये एक्टिव इंसुलिन। दिस इज एक्टिव इंसुलिन, ठीक है। बट बॉडी के अंदर क्या है, ह्यूमन के अंदर क्या है, सी पेप्टाइड जुड़ने की वजह से इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रो इंसुलिन या प्रो हार्मोन। प्रो हार्मोन कंटेन्स एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड द सी पेप्टाइड एंड दिस इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मैचुरेशन इनटू इंसुलिन। मैच्योर होने के बाद, सी पेप्टाइड हटने के बाद, ए और बी चेन्स के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के डेवलप होने के बाद बनती है इंसुलिन, ठीक है। सी यू कैन चेक हियर, दिस इज बेटा प्रो इंसुलिन, दिस इज व्हाट, दिस इज प्रो इंसुलिन। कैसे, ये बी सेल पेप्टाइड्स है, पेप्टाइडर्स, और इधर से ये है ए, तो इनके बीच में दिस इज फ्री सेल पेप्टाइड। हमने क्या किया बेटा, हमें क्या करना है, इस सी पेप्टाइड को हटवाकर डाइसल्फाइड बॉन्ड डेवलप करने हैं एक्टिव इंसुलिन बनवाने के लिए। तो क्या हुआ बेटा, 1983 के अंदर एली लिली, एली लिली क्या है, एक अमेरिकन कंपनी है। एली लिली इज अमेरिकन कंपनी दैट प्रिपेयर्ड 2 DNA सीक्वेंसेस कॉरस्पॉन्डिंग टू A and B चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन की ए और बी चेन को बनवाने वाले हमने क्या कर लिए बेटा, 2 DNA सीक्वेंसेस तैयार कर लिए, है ना। किसने किया, एली लिली कंपनी का नाम याद रखेंगे, 1983 के अंदर। They were introduced in the plasmids of E. coli। हमने क्या किया, DNA सीक्वेंसेस बना लिए। एक DNA सीक्वेंस क्या करेगा बेटा, ए पेप्टाइड के लिए, दूसरा बी पेप्टाइड के लिए, और इनको इंट्रोड्यूस कर दिया E. coli के अंदर, ताकि इंसुलिन चेन बनवाई जा सके किसके अंदर, E. coli के अंदर। तो अब चेन्स A एंड B वर कंबाइंड बाय, दोनों को कंबाइन कर दिया, कैसे, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, और हमने क्या बनवा ली बेटा, ह्यूमन इंसुलिन। हमने क्या बनवा ली, ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है। तो प्रोटीन को बनाने वाली जीन से हमने DNA सीक्वेंस लेकर, DNA सीक्वेंस को क्या किया, E. coli के अंदर इंसर्ट कर दिया। जब जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, तो हमने बनवा ली पॉलीपेप्टाइड A एंड B, दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट करके हमने बनवा ली ह्यूमन इंसुलिन, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, कैसे हम एक डिफेक्टिव जीन को रेक्टिफाई कर सकते हैं, दैट इज नोन एज जीन थेरेपी। ये एक मेथड है करेक्ट करने का जीन डिफेक्ट को इन अ चाइल्ड और एम्ब्रियो। चाइल्ड के अंदर करवा दो या एम्ब्रियो के अंदर करवा दो। यहाँ पे क्या किया बेटा, जीन्स आर इंसर्टेड इनटू अ पर्सन सेल। जीन्स को क्या किया, जो भी डिफेक्टिव जीन है, ठीक है, उनको and tissues to treat a hereditary disease, it compensates for the non-functional genes। हम क्या करेंगे, जीन को आइसोलेट करके जो डिफेक्टिव जीन्स को रिप्लेस करेंगे लिम्फोसाइट्स के अंदर, जब हम इंसर्ट कर देंगे। देखो ये जीन थेरेपी हमने कहाँ की, पहली फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990 के अंदर, दैट वाज गिवन टू अ 4-year-old गर्ल जिसको एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी थी, विद ADA डेफिशिएंसी। इस डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, स्किड, स्वीयर इम्यूनो
दैट इज सीवियर कंबाइंड इम्यून डिसऑर्डर है। इट इज कॉज ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडिनोसिन डीएमिनेज, वो एंजाइम जो इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हमने क्या किया, ट्रीटमेंट बाय बोन मैरो का या तो ट्रांसप्लांटेशन कर दो या उसको टाइम टू टाइम क्या देते रहो, एंजाइम देते रहो, ठीक है। इंजेक्शन ऑफ एडीए इज नॉट कंप्लीटली क्योरेटिव। दिस इज अ गर्ल अशांति डिसिल्वा, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी पेशेंट, इसको दिया गया। क्या किया हमने, देखो एडीए एंजाइम है, एंजाइम को बनाने वाली जो जीन है और उस जीन को हमने किसके अंदर डाल दिया, इसके लिम्फोसाइट्स में, लिम्फोसाइट्स के अंदर। तो जिसकी वजह से ये एंजाइम बनने, इस एंजाइम को बनाने वाला जो जीन है जब हमने लिम्फोसाइट्स के अंदर इंसर्ट किया तो लिम्फोसाइट्स ने वो वाला जीन बनानी शुरू कर दी और हमने इसको ट्रीट कर दिया। बट यहाँ पे बेटा ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है, बिकॉज हमें पता है लिम्फोसाइट्स का जो टाइम स्पैन है दैट इज नॉट सो मच, मुश्किल से 8 या 10 दिन होता है ना, वेरी करते हैं डिफरेंट लिम्फोसाइट्स के लिए, बट ऑन एन एवरेज 8 से 10। तो बार बार इनको हमें क्या करना पड़ रहा था, रिमूव करके, मतलब बार बार हमें इनको रिप्लेस करना पड़ रहा था। तो अगर परमानेंट इलाज करना है तो क्यों ना ऐसा किया जाए, इस एंजाइम को बनाने वाले जीन को एम्ब्रियो वाली स्टेज पर ही अगर हम लिम्फोसाइट्स, एम्ब्रियो वाली स्टेज का बॉडी के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर ही अगर हम इंसर्ट कर दें तो जो अब जो सेल्स बनेंगे उनके अंदर क्या होगी, करेक्ट वाली जीन बनेगी और वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, ठीक है। ओके, हमने क्या किया, लिम्फोसाइट्स को कलेक्ट किया फ्रॉम द पेशेंट्स ब्लड और उनको ग्रो किया एक कल्चर के अंदर। लिम्फोसाइट्स ले लिया हमने, उनको ग्रो कर दिया कल्चर के अंदर और इंट्रोड्यूस कर दी अ फंक्शनल एडीए cDNA, ठीक है, दैट जीन फॉर, दैट इज कोडिंग फॉर एडीए रिकॉम्बिनेट, हमने डीएनए बनवा लिया इनटू लिम्फोसाइट्स यूजिंग अ रिट्रोवायरल वेक्टर। व्हाट इज रिट्रोवायरल वेक्टर, हमने देखा एनिमल्स के अंदर हम यूज करते हैं आरएनए वायरसेस को। दे आर रिटर्न टू द पेशेंट, लिम्फोसाइट्स को बाहर निकाला, जीन डाली रिट्रोवायरस की वेक्टर की हेल्प से और उन लिम्फोसाइट्स को वापस क्या कर दिया, बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया पेशेंट की बॉडी के अंदर। दिस शुड बी पीरियोडिकली रिपीटेड। क्यों, बिकॉज लिम्फोसाइट्स क्या है बेटा, दे आर नॉट इमॉर्टल, ऐसा तो नहीं कि कभी खत्म नहीं होंगे, वो खत्म होंगे। तो अब हमें क्या करना है, इफ द एडीए जीन फ्रॉम द मैरो सेल इज इंट्रोड्यूस्ड, मैरो सेल से अगर हम एडीए जीन को इनटू द सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पर अगर हम इंसर्ट कर पाए तो क्या होगा, इट कुड बी अ परमानेंट क्योर। तो हम परमानेंट क्योर कर सकते हैं इस डिजीज का, राइट। तो देखो हमने क्या किया, पेशेंट के टी सेल्स लिए, है ना, टी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इम्यून सिस्टम। पेशेंट में टॉक्सिक लेवल ऑफ एडेनोसिन डीऑक्सीराइबोसाइन, ग्रो किया इनको टी लिम्फोसाइट्स को कल्चर के अंदर। फिर हमने क्या किया, डिफेक्टिव एडीए जीन और न्यूक्लियस और हमने ह्यूमन एडीए जो ये करेक्टेड वाली जीन थी इसको इंजेक्ट करवा दिया सेल्स के अंदर। तो अब इन टी सेल्स ने कैरी कर ली cDNA, एडीए cDNA, जिसकी वजह से अब क्या हुआ, करेक्टेड एडीए जीन बनेगी, इसका एम्प्लीफिकेशन करवाया और वापस पेशेंट के अंदर इन्फ्यूज कर दिया। हालांकि ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज में इस मेथड को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ओके, देन आ जाओ बेटा, कैसे हम डिजीजेस को अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं। दैट इज वेरियस टेक्निक्स वी हैव दैट इज प्लेइंग अ रोल इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं हमारे पास, जैसे कि हम देखते हैं कि सीरम एनालिसिस करा लो, यूरिन टेस्ट करा लो, तो ये जो सारे के सारे मेथड्स हैं ये अर्ली डायग्नोज में हेल्प नहीं करते बेटा, ये अर्ली डायग्नोज में हेल्प नहीं करते। ये कब हेल्प करते हैं, जब डिजीज के सिम्टम्स आ चुके हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो अब बॉडी के पास कोई भी साधन नहीं है ऐसा, डिजीज के सिम्टम आ गए हैं, बस हम उसको यूरिन से या सीरम से कंफर्म कर रहे हैं, राइट। तो अर्ली डायग्नोज के लिए फिर हम क्या करें, अब हम क्या कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोज को हम अर्ली डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, बाय टेकिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीटी, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से, या एलिसा,
ठीक है। जैसे कि कोरोना टाइम के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट जिनके अंदर सिम्टम भी नहीं थे कोरोना की, तो हमने उनको कैसे चेक किया था, हमने उनको पीसीआर से चेक किया था, ठीक है, आरटी-पीसीआर। और इस तरह से एड्स के पेशेंट को चेक करने के लिए हम यूज कर सकते हैं एलिसा टेस्ट, ताकि हमें बहुत स्टार्टिंग में पता लग जाए अगर कोई ऐसी डिजीज है, ऐसा कोई इन्फेक्शन है, ताकि उसका जल्दी ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके। ओके, व्हाट इज पीसीआर? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तो बेटा हम समझ चुके हैं। हम क्या करेंगे, म्यूटेटेड डीएनए को कंपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम प्रोब्स की हेल्प से हम देख सकते हैं नॉर्मल डीएनए से या नॉर्मल जीन से। द प्रेजेंस ऑफ पैथोजन इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली बेस्ड ऑन सिम्टम्स, ठीक है। बाय दिस टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन तब तक बहुत हाई हो चुकी होती है ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर। हाउएवर बहुत लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया या वायरस, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, पढ़ा हुआ है हमने, पीसीआर रिएक्शन एम्पलीफाई कर सकते हैं उनकी जीन्स को और उनको स्टडी कर सकते हैं। दैट इज नोन एज पीसीआर टेक्निक, ठीक है, एम्पलीफिकेशन ऑफ देयर डीएनए या न्यूक्लिक एसिड। ये पीसीआर मशीन है, हमने देखा हुआ है, थर्मोसाइक्लर और क्या है, पीसीआर, ठीक है। तो इनके अंदर हम बैक्टीरिया या वायरस के न्यूक्लिक एसिड को स्टडी करके हम बता सकते हैं कि डिजीज किस स्टेज पर है। यूजेस ऑफ पीसीआर देखो, इट कैन हेल्प इन फाइंडिंग द, किसी को अगर ये डाउट है कि दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम HIV इन्फेक्शन, दैट इज एड्स है, तो उसको भी हम पीसीआर से चेक कर सकते हैं, एलिसा से भी चेक कर सकते हैं। कैंसर पेशेंट्स के अंदर जो जीन्स के अंदर म्यूटेशन आ जाते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी चेक थ्रू पीसीआर एट वेरी अर्ली स्टेज। देन हम बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। पीसीआर क्या है बेटा? A single stranded DNA or RNA tagged with a radioactive molecule that is probes, जो सेम वही चीज जो हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर यूज की थी। हम क्या करते हैं इसमें, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड दैट कैन बी आरएनए, उसको हम रेडियो लेबल कर देते हैं। रेडियो लेबल्ड करने के बाद दिस इज रेडियो एक्टिव प्रॉब्स। रेडियो एक्टिव प्रॉब्स के साथ जब हम इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जब जाके बाइंड करेगा डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू द दैट म्यूटेटेड या नॉर्मल डीएनए, उसके साथ हमने क्या किया, हाइब्रिडाइज्ड किया। हमने सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए को टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, हमने उसको हाइब्रिडाइज किया टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन ऑफ सेल्स। ये रेडियो एक्टिव प्रॉब है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड हमारा डीएनए है, इसके साथ जाके दोनों को जब हमने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जब बाइंड कर गया तो रेडियो एक्टिविटी की मदद से हम नॉर्मल जो डीएनए है उसको अलग कर सकते हैं फ्रॉम द म्यूटेटेड वन, ठीक है। इट इज फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी की हेल्प से आप इन कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को सेपरेट कर दोगे फ्रॉम द म्यूटेटेड वंस। द क्लोन हैविंग अ म्यूटेटेड जीन, वो अपीयर नहीं होंगे बेटा उस फोटोग्राफिक फिल्म पर ऑटो रेडियोग्राफी के टाइम पर, बिकॉज प्रोब के पास कॉम्प्लीमेंट्री म्यूटेटेड जीन का नहीं है। मतलब ये क्या है बेटा, नॉर्मल डीएनए, ये हमने इसको रेडियो लेबल कर लिया, ठीक है। तो ये इसका क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ ही जाके बाइंड कर गया। इसके बाद हमने इसके क्या की बेटा, ऑटो रेडियोग्राफी से हमने इसको क्या लिया, फोटोग्राफिक फिल्म पर ये अपीयर हो जाएगा। फोटोग्राफिक फिल्म पर जो नॉर्मल डीएनए है बाउंडेड विद रेडियो एक्टिव प्रॉब के साथ, दैट विल अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, बट जो म्यूटेटेड वन है क्योंकि उसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉब नहीं है तो वो अलग नहीं होगा। तो इस तरह से हम जब नॉर्मल को अलग कर लेंगे तो बैक हमारे पास कौन से बच जाएंगे, म्यूटेटेड डीएनए, राइट। तो फिर आप उनको स्टडी कर सकते हो। एलिसा टेस्ट देखो, एलिसा टेस्ट, ELISA is based on the principle of antigen-antibody interaction, antigen-antibody interaction, ठीक है। तो कैसे करते हैं बेटा, ये
हमें पता है कि एंटीबॉडी के पास कुछ बाइंडिंग साइट्स है और कुछ यहाँ पे जाके एंटीजन आके बाइंड कर जाता है, तो हम इसी कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं, किसको, एंटीजन एंटी बाइंडिंग प्रोसेस को, राइट। तो इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एंटीजन्स। एंटीजन्स क्या हो सकता है, उस पैथोजन की प्रोटीन्स हो सकती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकती हैं, और हम एंटीबॉडीज जो बॉडी के अंदर बनी हैं, पैथोजन के खिलाफ बनी है बॉडी के अंदर, हम उनको भी स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह से एंटीजन जाके एंटीबॉडी पे बाइंड करता है। तो ये एलिजा टेस्ट बेसिकली इट इज एन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन का हम यूज करते हैं। ये करने के बाद अब हमारा जो इस चैप्टर का नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। वो एनिमल्स जिनका हमने ट्रांस मतलब चेंज कर दिया, जेनिक मतलब जीन्स को चेंज कर दिया। व्हाट इज दिस? दिस इज चेंज या ऑल्टर्ड जीन्स वाले एनिमल्स, दैट इज नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। देखो जितने भी वैक्सीन्स बनती हैं, मेडिसिन बनती हैं, सीधा ही तो नहीं ह्यूमन के लिए ला सकते हम, हमें उनको ट्रायल लेना पड़ता है, क्या ये सेफ है ह्यूमंस के लिए। तो ट्रायल करने के लिए हम यूज़ करते हैं बेटे ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। दैट इज सही गलत की बात हम बाद में करेंगे। तो दीज आर द एनिमल्स जिनका जीनोम हमने ऑल्टर कर दिया, मतलब चेंज कर दिया बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एक्स्ट्रा जीन बाय मैनिपुलेशन। ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जिनका जीनोम हमने ऑल्टर कर दिया, कैसे? बाय द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा या फॉरेन जीन। फॉर एग्जाम्पल transgenic rats, rabbits, pigs, sheep, cows and fish, और over 95% of the transgenic animals क्या हैं? These are mice। ठीक है, जनरली हम क्या यूज करते हैं? माइस। अदरवाइज शीप भी है, पिग्स, रैबिट, काउज, फिश, दीज आर ऑल्सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स। बेनिफिट्स क्या है बेटा इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स के? To study the regulation of genes on normal physiology और development में जो genes हैं वो किस तरह से regulate करती हैं, ठीक है, कैसे to study regulation मतलब जो normal physiology कैसे develop होती है। ट्रांसजेनिक एनिमल की हेल्प से हम स्टडी कर सकते हैं जीन्स का कंट्रीब्यूशन डिजीज की डेवलपमेंट में, ठीक है। देन हम यूज कर सकते हैं बेटा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ले सकते हैं इनसे, जैसे कि हमने रोजी काउ से ऐसा मिल्क बनवाया है जिसकी वजह से बेबी के अंदर कोई भी डेफिशिएंसी, मान लो किसी भी वजह से अगर मदर का मिल्क नहीं मिल पाता है बेबी को, तो हमने क्या किया, उस मदर मिल्क को बनाने वाली जीन को आइसोलेट करके काव के अंदर इंसर्ट कर दिया। अब वो काव जो मिल्क देगी उस मिल्क के अंदर सारी वो वाली प्रॉपर्टीज होंगी जो मदर के मिल्क में मिलती है। तो ऐसे ही हमने ट्रांसजेनिक काव बनाई है जिसका नाम क्या है? रोजी काव। ट्रांसजेनिक हमने क्या बनवाई है? एनिमल है दैट इज काव, नाम याद रखोगे रोजी, ठीक है। ऐसे हमने क्या किया बेटा, एम्फाइसीमा लंग्स की डिजीज से फाइट करने के लिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बनाने वाली जीन को क्या किया है, शीप के अंदर डाल दिया। तो अब शीप से हमने कौन सी ट्रेसी शीप जो हमने बनाई उससे हम क्या कर सकते हैं, उसके मिल्क से हम एम्फाइसीमा ट्रीट कर सकते हैं। वैक्सीन की अगर सेफ्टी की टेस्टिंग करनी है, कोरोना वैक्सीन अगर मार्केट में लाना था या कोई और ऐसी वैक्सीन, ये देखने के लिए कि क्या ये ह्यूमंस के लिए सेफ है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज़ कर सकते हैं। केमिकल सेफ्टी को अगर टेस्ट करना है देन ऑल्सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड। यस, अब देखो और क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स की अगर आपको स्टडी करनी है तो ये चीज़ बेटा आप किसी ह्यूमंस के अंदर तो नहीं कर सकते, आप किसके अंदर करेंगे, कुछ ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर ही। जीन्स फ्रॉम अदर स्पीशीज that alter the formation of this factor are introduced into the transgenic animals and the biological effect क्या किए जाते हैं, स्टडी किए जाते हैं। मान लो आप कोई भी जीन टेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, आपने क्या किया बेटा, कोई भी कॉम्प्लेक्स फैक्टर जैसे कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स कैसे वर्क करते हैं, तो आपने क्या किया, जीन को दूसरी स्पीशीज से आइसोलेट कर लिया और उसको जो फॉर्मेशन ऑफ इस फैक्टर को अल्टर कर सकती है उसको इंट्रोड्यूस किया ट्रांसजेनिक एनिमल में और उसके इफेक्ट्स आपने स्टडी कर लिए, राइट।
दिस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बायोलॉजिकल रोल क्या है उस फैक्टर का इन द बॉडी, दैट इज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 ही हमने दिखाया। हमने इसकी जीन्स को अगर स्टडी करना था तो उसके लिए हमारे पास क्या थे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ओके, देन हमें ये देखना है कि डिजीज कैसे मतलब डेवलप हो रहे हैं, वो देख रहे हैं इसके अंदर। ट्रांसजेनिक मॉडल्स हेल्प टू इन्वेस्टिगेट नए नए ट्रीटमेंट ह्यूमन डिजीजेस के लिए। मतलब आपने वो जीन ली, जीन को क्या किया, ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर इंसर्ट किया और उसके सारे इफेक्ट्स को स्टडी किया। अब आप ये देख रहे हो कि इन जो इफेक्ट्स को ट्रीट करने के लिए ह्यूमंस के अंदर हम क्या क्या मेथड्स अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ट्रांसजेनिक मॉडल्स हेल्प टू इन्वेस्टिगेशन में, नए ट्रीटमेंट फाइंड आउट करने में फॉर ह्यूमन डिजीजेस। ट्रांसजेनिक मॉडल्स फॉर मेनी ह्यूमन डिजीजेस सच एज कैंसर के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, अल्जाइमर डिजीज के लिए, इन सब की जो स्टडी है, जो जीन्स का रोल है, वो आप कहाँ करोगे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बॉडी में। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि हमने अभी भी डिस्कस किया, आप बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ले सकते हैं इन एनिमल्स के जीन्स को ऑल्टर करके। कैसे? Transgenic animals are used to produce biological products by introducing genes which codes for a particular product. जैसे कि पहला ह्यूमन प्रोटीन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, क्या ट्रीट कर सकते हैं हम इससे, एम्फाइसीमा। तो हमने क्या किया बेटा, इस जीन को, इस प्रोटीन को बनाने वाली जो जीन है उसको हमने आइसोलेट किया और शीप के अंदर इंसर्ट कर दिया। तो शीप क्या बन गई, ट्रेसी शीप है ना, यहाँ हम नाम लिख देते हैं ट्रेसी शीप। ट्रेसी शीप इज अ ट्रांसजेनिक शीप। प्रोडक्ट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस एटसेट्रा, उनके लिए भी हम ट्रीटमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनवा सकते हैं। देखो ऐसे ही हमने क्या किया बेटा, 1997 के अंदर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, रोजी काउ पहले ट्रांसजेनिक काउ थी। क्या किया हमने इनके साथ, प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन एंड रिच्ड मिल्क 2.4 ग्राम्स पर लीटर। वो मिल्क बनवाया जिसके अंदर ह्यूमन वाली प्रोटीन्स थी, ठीक है। इट कंटेन्स ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन, कौन सी प्रोटीन थी वो, अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन। और एम्फाइसीमा के लिए एंटीट्रिप्सिन, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, और ये क्या है, अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन। इट इज अ न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काउ मिल्क। तो ह्यूमन बेबीज को अगर मदर का मिल्क मिलता है अर्ली स्टेजेस में, दैट इज वेरी बेनिफिशियल। बट अगर किसी वजह से नहीं मिल पा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इस रोजी काउ के मिल्क को यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से बेबी को सेम प्रॉपर्टीज मिलेंगी, सेम वही वाली क्वालिटी मिलेगी जो एक मदर से मिलती, ह्यूमन बेबी की मदर से। वैक्सीन की सेफ्टी को अगर हमें टेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, ट्रांसजेनिक माइस को यूज़ करते हैं बेटा। जैसे कि पोलियो वैक्सीन जो हम बच्चों को पिलाते हैं, हमारी ड्रॉप्स, उनको टेस्ट किया जाता है या तो माइस पे या मंकीज पे। जनरली ये क्या है, ट्रांसजेनिक माइस। अगर ये रिलायबल है, इफ इट इज रिलायबल, दैट कैन रिप्लेस द यूज ऑफ मंकीज टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन। या तो माइस ले लेंगे या मंकीज ले लेंगे, ठीक है। चलो, मतलब हमें रिजल्ट्स सामने आएंगे। केमिकल सेफ्टी को अगर देखना है, बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल कैरी करते हैं जीन्स, बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल ऐसी जीन्स को कैरी करते हैं जो उनको सेंसिटिव कर देते हैं टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। मतलब अगर हमने उसके जीन्स को चेंज कर दिया तो उनके अंदर हमने सेंसिटिविटी बढ़ा दी टू सर्टेन केमिकल्स एज कंपेयर टू जिनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए। दे आर एक्सपोज टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अब जब सेंसिटिविटी बढ़ गई और जब हम उनको टॉक्सिक सब्सटेंसेस को एक्सपोज करेंगे तो नो डाउट वो कुछ उसके इफेक्ट्स दिखाएंगे, ठीक है। एंड द इफेक्ट्स को हम स्टडी कर लेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आ जाएंगे, इमीडिएट रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। चलो अब आप बताओ मुझे, क्या ये सही है? क्या अपने बेनिफिट के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म को जीन्स को मॉडिफाई करना, सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए उनके ऊपर सारी टेस्टिंग करना, सारी वैक्सीन, केमिकल, सबकी टेस्टिंग करना, इज इट इथिकल? तो बहुत सारे इथिकल इश्यूज हैं इन सब
चीज़ों के पीछे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के पीछे, और हमें उनको भी डिस्कस करना है। जैसे कि हमें नहीं पता कौन से रिजल्ट्स आएंगे जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, तो द रिजल्ट्स आर अनप्रेडिक्टेड, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इथिकल इश्यूज़ को हम डिस्कस करें। फिर आता है बेटा हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी चोरी हो जाना, दैट इज़ बायोपायरेसी। ठीक है, इज इट इथिकल? तो सबसे पहले देखते हैं बेटा प्रॉब्लम्स ऑफ अनप्रेडिक्टेड रिजल्ट्स। देखो क्या होगा, आपने तो जीन्स को मॉडिफाई कर दिया और जिसकी वजह से अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स आ गए, बट जब ऐसे ऑर्गेनिजम्स को आप इंट्रोड्यूस करोगे इकोसिस्टम के अंदर, यू डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग टू डू इन दैट इकोसिस्टम। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप किया जिसका नाम है GEAC, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, मतलब ऐसी कोई भी इंजीनियरिंग करने से पहले आपको क्या लेना पड़ेगा बेटा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, which make decisions about the validity of genetic modified, जो genetic modifications की रिसर्च के लिए अप्रूवल चाहिए होगा, and safety of genetic modified organism for public services। ऐसे ही नहीं कर सकते आप, राइट? What is बायोपायरेसी? हमें पता है हल्दी हमारे इंडिया की देन है, नीम हमारा इसके ऊपर सबसे ज़्यादा मतलब जो हम यूज़ करते हैं वो हम करते हैं, बासमती हमारे इंडिया के अंदर जितने ज़्यादा मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं। तो इट इज़ द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड द पीपल कंसर्न्ड। अब अगर कोई हमारी हल्दी को अपनी हल्दी कहकर बेचने लग जाए बिना हमारी परमिशन के, हमारे बासमती को अपना ब्रांड बना दे बिना हमारी परमिशन के, तो ये क्या है, दैट इज बायोपायरेसी। ये हमारी लेगेसी है। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनीज ने क्या ले लिए, पेटेंट्स भी ले लिए for the products and technologies that make use of genetic material, plants, etc. that have been identified and developed by used by farmers and indigenous people of the country, जो लोकल लोग हैं। जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर ये बहुत पुराने सदियों से हम करते आ रहे चावल की खेती, बासमती राइस, हर्बल मेडिसिन, टर्मरिक, नीम एटसेट्रा, ये सब क्या है, दिस आर एक तरह से हमारे हैं ये। ठीक है, तो कोई और कंपनी आके अगर इनके ऊपर अपने पेटेंट्स लेती है देन इट इज सरासर गलत है, बायोपायरेसी है। तो बासमती राइस हैज यूनिक एरोमा एंड फ्लेवर के लिए हमें पता है कि बहुत फेमस है हम इस बासमती के लिए, जिसका बहुत ज़्यादा यूनिक खुशबू होती है एंड फ्लेवर होता है। 27 वैरायटी है इंडिया के पास बासमती की। ठीक है, 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने क्या किया, पेटेंट ले लिया इसके लिए ऑन बासमती राइस थ्रू द US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, जिसकी वजह से कंपनी को परमिशन मिल गई कि वो सेल कर सकती है नई वैरायटी बासमती की। और ये जो नई वैरायटी है उसको ड्राइव किया गया था बाय इंडियन फार्मर्स की वैरायटी से नया वैरायटी बना ली उन्होंने। ठीक है, तो इंडियन बासमती वाज क्रॉस्ड विद सेमी ड्वार्फ वैरायटीज, और ऐसा क्लेम किया गया कि ये एक नई वैरायटी है, जबकि ओरिजिनल वैरायटीज कौन कर रहा था, हमारे इंडिया के पास थी। ठीक है, तो अदर पीपल सेलिंग बासमती राइस, अब उनके ऊपर क्या लग गया बेटा, रिस्ट्रिक्शन लग गया। पेटेंट मिल गया तो उनके ऊपर लग गया रिस्ट्रिक्शन, तो जो कि सरासर क्या है, नाइंसाफी। तो फिर हमने क्या किया, देखो Most of the industrialized nations are poor in biodiversity and traditional knowledge। नहीं है, no doubt हम बहुत rich है इस मामले में। The developing and the underdeveloped world have rich biodiversity। जो बेचारे थोड़े underdeveloped countries हैं उनके पास biodiversity बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और traditional knowledge बहुत अच्छी है related to bio resources। तो it must develop laws to prevent the unauthorized exploitation of bioresources and traditional knowledge। इसके लिए कुछ laws बनने चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से कोई हमारा शोषण ना कर सके।
Indian Parliament has cleared the second amendment of the Indian Patent Bill that takes such issues into consideration, including patent terms, emergency provision and research and development initiatives. तो नो डाउट अब हमने वो पेटेंट जो बासमती वाला था वो भी हमने ले लिया, हल्दी के ऊपर अब हमारा पेटेंट है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है जिनके लिए इंडियन गवर्नमेंट इज़ रियली फाइटिंग विद दिस इश्यूज़। तो विद दिस हमने क्या देखा, हमने ये देखा बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशंस हैं हमने एग्रीकल्चर में डिस्कस की, हमने पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स कैसे बनती है वो देखा, आर एंड इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी कैसे होती है, और इसी के साथ साथ हमने मेडिसिन के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस को डिस्कस किया, ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड इथिकल इश्यूज। छोटा चैप्टर था बट वेरी इंपॉर्टेंट और एक ही बार में समझ आने वाला चैप्टर है। बस आपको क्या करना है, यू हैव टू रीड इट फ्रॉम NCERT नाउ, राइट? सो इट्स अ टाइम टू से थैंक यू नाउ, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे साइंस इजीली चैनल को। विद दिस थैंक यू।